फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जेबी सेबी में हमारा एक ये टॉपिक भी आता है कई बार, एनआरआई करके ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो फ्रेंड्स, इसको पहले अच्छे से समझ लें तो बहुत काम आएगा ये, क्योंकि देखिए एनआरआई वाला चैप्टर जो है आपका, जैसे आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन ना जब वो केस स्टडी बना के देता है तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है उसको सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अगर वो कहानी सी बना के दे देगा तो पहले तो कहानी पढ़ो, उसके बाद में उसको सॉल्व करो, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए आज हम एनआरआई की सारे टर्म्स समझ लेंगे, ताकि हमें आगे कोई अगर क्वेश्चन आता है, केस स्टडी वगैरह आती है, तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होगा, तो इसलिए पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, एनआरआई के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक किसी बुक से हमने नोट्स लिए हैं, देख रहे हैं इसमें इंडेक्स बना हुआ है पहले से, एनआरआई इंडेक्स इंट्रोडक्शन करके। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एनआरआई क्या होता है, क्या है। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स के हिसाब से बताऊंगा बस मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एनआरआई क्या है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, एक तो एनआरआई के नॉन रेजिडेंट इंडिया, एक हो गया पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, person of Indian origin who are not NRIs, investment facility for NRIs resident in Nepal, illustration regarding non-resident status determination। ये भी थोड़ा, ये ही आपका केस स्टडी है। OCBs, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, देखो OCBs तो आपका अभी गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया है, तो इस पे क्वेश्चन कम ही आने लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि OCB होता क्या है। तो हम अपना लेक्चर लास्ट से स्टार्ट करते हैं, OCB ही पहले समझ लेते हैं, क्योंकि OCB अब हमारा इतना कोई खास रह नहीं गया, लेकिन बस सिर्फ पता होना चाहिए कि OCB होता क्या है। तो फ्रेंड्स, OCB से स्टार्ट करते हैं। इसका PDF अगर चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे हमने पुराने भी जो भी नोट्स बनाए हैं तो सारे वहीं डाला हुआ है। OCBs हैज़ बिन रीडेजिग्नेटेड क्लास ऑफ इन्वेस्टर इन इंडिया। देखो पहले क्या होता था कि OCBs जो है ना, OCB मतलब क्या होता है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़। कॉर्पोरेट बॉडीज़ इन द सेंस कि मतलब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, इस तरह के लोग जो हैं इंडिया में पैसे लगा सकते थे, जो कि बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं। ठीक है, FDI वगैरह वो चीज़ें तो अलग है, लेकिन ये भी पैसा लगा सकते थे। ठीक है, as well overseas corporate bodies which were incorporated outside India and are not under adverse notice of the RBI can make fresh investment under the FDI scheme as incorporated non-resident entities। अब जब से ये OCB बंद हुआ है ना, तब से क्या है कि आपका FDI के थ्रू तो आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अब OCB के थ्रू नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, OCB बेसिकली क्या था कि ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ थी, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, तो वो इंडिया में पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा, OCBs हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम RBI बिफोर इन्वेस्टमेंट, और जो पहले के इनके अकाउंट्स हैं वो क्लोज नहीं होंगे जब तक कि RBI की परमिशन ना हो। ठीक है, वो अकाउंट्स क्या रहेंगे, फ्रोजन स्टेट में रहेंगे। ये एक लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्लियर अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द रेस्पेक्टिव ऑथराइज डीलर्स इन द फ्रोजन स्टेट, मतलब वो बंद नहीं होंगे विदाउट RBI परमिशन के, और वो फ्रोजन स्टेट में ही पड़े रहेंगे। 3-4 लाइन है, ये मैं पढ़ देता हूँ अगर आप समझना चाहें ओवरसीज ज़्यादा अच्छे से। Authorized dealers should also ensure that OCBs do not maintain any account other than NRO current account in the line of instructions। जो भी इंस्ट्रक्शंस आई है उसके हिसाब से जो है OCBs क्या बना सकते हैं, NRO अकाउंट खोल सकते हैं। NRO अकाउंट शुड नॉट बी यूज फॉर एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब कि NRO अकाउंट कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो इंडिया में, लेकिन NRO अकाउंट खोल सकते हैं अपने काम से। Previous investment held on the non-repartition basis should be forwarded to the authorized dealer bank by to Forward Exchange Department, RBI, and Central Office, Mumbai. However, authorized dealers should not close the other category of accounts, that is NRE, FCNR, NRO वगैरह। ठीक है, जैसे कि मान लो इनको OCBs को अभी परमिशन नहीं दी गई है कि वो और इन्वेस्टमेंट करें,
तो वो अकाउंट्स आपके क्लोज नहीं करने। एनआरओ अकाउंट वो लोग खोल सकते हैं लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करेंगे। और दो चीज़ें होती है, रिपार्टीशन और नॉन रिपार्टीशन बेसिस। तो रिपार्टीशन बेसिस होता है मतलब आप पैसा बाहर लेके जा सकते हो, जैसे आपने मान लो यहाँ इंडिया में कोई मकान है, वहाँ से आपने रेंट अर्न करा तो वो आप रिपार्ट्रेट कर सकते हो, मतलब ले जा सकते हो। नॉन रिपार्टीशन मतलब ये पैसा वहीं यहीं रहेगा। तो पहले ओसीबी अलाउड था, तो उनका जो पैसा है नॉन रिपार्टीशन बेसिस पे यहीं पे इंडिया में था, तो वो यहीं रहेगा, अभी उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। तो ये था ओसीबी का पार्ट। ओसीबी बेसिकली अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं क्योंकि ओसीबी इज़ नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट। तो अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ ही चल पड़ते हैं। हमारा टॉपिक आगे है एनआरआई के ऊपर, नॉन रेजिडेंट इंडियन के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एनआरआई से हमें फ़ायदा क्या है? एनआरआई से ये फ़ायदा है कि वहाँ पे वो जो अर्निंग कर रहा है उसको वहीं पे सेव करने के बजाय वो इंडिया में भेज रहा है। इंडिया में भेजने से क्या होगा कि हमारी इकॉनमी और बूस्ट होएगी, हमें सस्ता पैसा मिलेगा जो कि हम अपनी इकॉनमी को बिल्डअप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एनआरआई से बहुत फ़ायदा होता है जो वो हमें पैसा यहाँ इंडिया में भेजते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान है, वो यूएसए में जाके जॉब करने लग जाता है। मान लीजिए मैं यहीं पे बना था, इंडिया का पर्सन है एंड ही गोज़ टू जॉब इन यूएसए, ठीक है। यूएसए में जॉब करता है, वहाँ से वो पैसा अपने मदर के लिए, फादर के लिए यहाँ इंडिया में रिपैट्रिएट कर देता है। तो उससे क्या होगा कि इंडिया में जो उसके मदर फादर हैं वो उस पैसे को और फर्दर यूज़ करेंगे, कोई घर बनाएगा, कोई गाड़ी लेगा, ये लोग ये चीज़ें यूज़ करेगा। तो उससे क्या होगा, इंडिया की इकॉनमी बूस्ट होएगी। तो इसलिए हमें एनआरआई से बहुत फ़ायदा है, ठीक है। अब आ जाते हैं एनआरआई की डेफिनेशन किस में है। तो एनआरआई इज़ नॉट डिफाइंड इन फैमा। एनआरआई की जो डेफिनेशन दी हुई है बेसिकली आपका आईटी एक्ट में दी हुई है, इनकम टैक्स रेगुलेशन एक्ट में, ठीक है। वो भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिफाइन बांट दिए कि जितना टाइम स्पेंड इंडिया में करा है और जितना आउटसाइड करा है। देखो एनआरआई बेसिकली होता कौन है, जो कि 182 दिन, ये लिख लो मेनली, जो कि 182 दिन इंडिया के मैप से बाहर रहेगा, चाहे वो समुद्र की पनडुब्बी में भी रहे, बाहर रहे, तो वो भी एनआरआई ही कहलाएगा। तो ये है कि बस ये समझना है आपने कि इंडिया के मैप से 182 डेज बाहर रहेगा, वो एनआरआई कहलाएगा। और उसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है मैम। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है कि जितना उसने टाइम स्पेंड करा है इंडिया में और जितना बाहर स्पेंड करा है, तो उस हिसाब से उसको क्लासीफाई करा जाएगा कि वो एनआरआई है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। फैमा कंबाइंस द डोल कॉन्सेप्ट ऑफ डे स्टे इन इंडिया एंड इंटेंशन टू स्टे। देखो दो चीज़ें होती हैं, आप किस पर्पज़ से इंडिया में आ रहे हो या इंडिया से जा रहे हो, और कितने टाइम स्टे कर रहे हो या कितने टाइम के लिए बाहर जा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंगली एज डिफाइंड इन रेगुलेशन 2 ऑफ नोटिफिकेशन फैमा, एनआरआई कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो एनआरआई को कैसे डिफाइन किया जाता है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ। देखो एक टर्म यहाँ पे आएगा पीआईओ, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि पीआईओ क्या होता है। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि एनआरआई किसे कहा गया है, जो कि रहने वाला तो इंडिया का है लेकिन वो बाहर चला जाता है, लेकिन और ऐसे भी है कि पीआईओ है और इंडिया में आ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट कंटेंट इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द फैमा। जो रेसिडेंट की डेफिनेशन है वो फैमा के एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में दी गई है, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अब हम बात कर लेते हैं पहले रेसिडेंट इंडियंस की, उसके बाद में हम नॉन रेसिडेंट के लिए बात करें। रेसिडेंट इंडिया कौन होगा, जो कि इंडिया के अंदर मोर देन 182 दिन से रहेगा। ये मैंने आपको पहले भी नोट करवा दिया था, यहाँ पे इस जगह देखेंगे, यहाँ मैंने मैप की बात की थी। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कौन हो जाएगा, जो मोर देन 182 डेज से ज़्यादा रहेगा। ये यहाँ पे ये लाइन लिखी है, ठीक है। आपकी बुक्स वगैरह में भी नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये अलग से नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको आराम से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, अ पर्सन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन आइदर केस और फॉर टेकिंग अप ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टडीज़ आउटसाइड इंडिया, वो क्या कहलाएगा, एनआरआई। जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जैसे मान लो चाइना एमबीबीएस करने जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे, एनआरआई ही कहलाएंगे, ठीक है। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई बिजनेस करने चला गया या फिर छुट्टियां मनाने के लिए चला गया। फॉर एनी अदर पर्पज इन्वॉल्विंग इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, ये देखो यहाँ पे इसने टर्म ले दिया अनसर्टेन पीरियड के लिए,
ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बाहर वाले। पर्सन हु हैज़ कम टू स्टे इन इंडिया आई आइदर केस अदरवाइज देन। अब देखो कुछ लोग जो अंदर आएंगे इंडिया के, वो कैसे एनआरआई कहलाएंगे, फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट या फिर स्टडीज़, फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस या वोकेशन, वही हो गया, सेम वही पॉइंट है। फॉर एनी अदर पर्पज इन सच सर्कमस्टांसेस एज इंडिकेटेड इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, ये देखो यहाँ बात आ गई अनसर्टेन पीरियड की, ठीक है। एनी पर्सन और कॉर्पोरेट बॉडी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ठीक है। एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई फॉरेनर आ जाता है और यहाँ पे क्या करता है, एक फैक्ट्री खोल लेता है, उसका वो मालिक बन जाता है, तो वो भी एनआरआई कहलाएगा। एनी ऑफिस ब्रांच आउटसाइड इंडिया, ऐसा ही इसका उल्टा समझ लो कि इंडिया से कोई गया वहाँ पे और वहाँ पे उसने फैक्ट्री खरीद दी, उसको अर्निंग होगी, तो वो चीज़ें, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, एनआरआई। अब हम एनआरआई की बात करते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, एनआरआई कौन, सिंपल सी बात है, जो कि रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, वो एनआरआई कहलाएगा, ठीक है। द टर्म नॉन रेसिडेंट रेफर टू इन द फेमा इज एकिन टू टर्म पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। Thus, an Indian citizen who stays abroad for employment, studies, carrying on business or vocation outside India, or stays abroad for circumstances indicated an intention for uncertain duration, ठीक है, मतलब जाता है बाहर या फिर इंडिया के अंदर आता है और अनसर्टेन टाइम पीरियड, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोल देंगे, ठीक है। पर्सन पोस्टेड इन यूएनओ, पर्सन डेप्यूटेड अब्रॉड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू ऑन टेम्पररी असाइनमेंट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज एनआरआई। मान लो आपको कोई सरकारी नौकरी लग जाती है और उसमें आपको बोलते हैं कि आपको 2 साल यूएनओ में सर्व करना पड़ेगा और यूएस जाना पड़ेगा, तो आप क्या बन गए तब, वी आर अ नॉन रेजिडेंट, दैट्स ऑल, कि मतलब आपका अनसर्टेन पीरियड है। और अगर वैसे भी अगर आप जा रहे हैं कुछ नौकरी के लिए, वैकेशन के लिए, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, बिजनेस के लिए, वोकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट या स्टडीज़ के लिए, तो आप क्या कहलाओगे, एनआरआईज कहलाओगे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है पीआईयू। पीआईयू, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे कहलाएगा, एज पर फैमा एक्ट 1999, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। देखो जब आपकी केस स्टडीज आएंगी ना, तो वहाँ पे आपने सिंपली ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट तो नहीं है आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला, वो होगा तो आपने सीधा ही उस पर क्रॉस ही कर देना, आगे नहीं उसमें बढ़ना है, क्योंकि देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग जो भी होगा तो वो पीआईयू हो सकता है, ठीक है। जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम आ जाए तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन जो 4 मैच द कॉलम हो उसमें क्रॉस ही कर देना, उसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। ही और शी हैज़ एट एनी टाइम हेल्ड इंडियन पासपोर्ट। देखो पीआईओ किसे बोलेंगे, कि जिसके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो। सेकंड पॉइंट देखेंगे कि या तो उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी कभी इंडिया के सिटीजन रहे हों, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसने यहाँ से इंडिया से चला गया बाहर, उसने वहाँ शादी कर ली, उसके फिर बच्चे हो गए, फिर उसके पोता पोती हो गए, तो उसके बाद वो फिर इंडिया लौटता है, तो वो क्या कहलाएगा, पीआईओ कहलाएगा। फॉरेन बॉर्न वाइफ ऑफ इंडियन मेल, और उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई आदमी वहाँ चला गया और उसने शादी कर ली वहाँ पे, तो उसकी वाइफ पीआई हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपने हमेशा ध्यान रखना है, नॉट बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट हमेशा है आपने याद रखना है। या फिर वहाँ से कोई लड़की बाहर आती है रशिया से और इंडियन से शादी कर लेती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, पीआई हो जाएगी, ठीक है। अ नॉन इंडियन ओरिजिन स्पाउस not being a citizen of Pakistan or Bangladesh of any Indian citizen or a person of Indian origin is eligible for making investment in shares, securities of Indian companies and for opening बैंक अकाउंट्स वगैरह। हाँ ये भी बात है कि अगर मान लो कोई पीआईओ है, कोई लड़की वहाँ रशिया से इंडिया आ गई है, उसने मैरिज कर ली है इंडियन से, तो वो क्या होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंडियन कंपनीज वगैरह में, इंडियन शेयर्स वगैरह भी खरीद सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिस्ट ऑफ एनआरआईज, कैसे आप लोगों को देख के बोल सकते हो कि एनआरआई है। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इंडियन सिटीजन हु हैव गॉन अब्रॉड फॉर जॉब, प्रोफेशनल, वोकेशन या स्टडीज़ वगैरह, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप एमबीबीएस करने चाइना चले गए तो आप एनआरआई हैं। इंडियन सिटीजन हैविंग एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट
of India, state government, semi government organization, PSU and posted on deputation abroad. ठीक है, यूएनओ में चले जाते हैं आप बाहर, यूएसए में जॉब करने चले जाते हैं, तो आप एनआरआई हैं. इंडियन सिटीजन हैविंग एम्प्लॉयमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, आईएमएफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इन सब में अगर चले जाते हैं आप नौकरी करने तो आप एनआरआई हैं. फॉरेन सिटीजन्स हु आर पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन. फॉरेन सिटीजन्स है मतलब मान लो कि आपका बेटा है वो जाके यूएसए में सिटीजनशिप ले लेता है, तो क्या होगा, वो भी एक एनआरआई है. क्रू मेंबर ऑफ इंडियन एयरलाइंस हु आर पोस्टेड अब्रॉड. मतलब क्रू मेंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस हो गया, पायलट्स वगैरह वो सब हो गए, और वो पोस्टेड अगर बाहर हैं तो वो भी एनआरआई कहलाएंगे. इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयड एज क्रू मेंबर्स अब्रॉड बाय फॉरेन एयरलाइंस. इंडिया के कुछ लोग हैं और वो नौकरी वहाँ कर रहे हैं, बाहर की एयरलाइंस में कर रहे हैं, तो वो सारे एनआरआई ही कहलाएंगे. अब बात करते हैं हम हु आर नॉट एनआरआईज. क्योंकि देखो जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो उसमें ना चार आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन से एनआरआई हैं कौन से नहीं है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से आप एनआरआई नहीं होंगे. ठीक है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे एनआरआई की कि जो भी बाहर जा रहा है किस किस पर्पज़ के लिए, तो वो सारे क्या होंगे, एनआरआई कहलाएंगे. अब बात करते हैं कि कौन से एनआरआई नहीं होंगे. ठीक है फ्रेंड्स, पहला देखते हैं कि पर्सन हु हैव गॉन अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. देखो मेडिकल ट्रीटमेंट कोई लंबा टाइम तक होता नहीं है, थोड़े से टाइम में करवा के फिर आ जाएगा, तो वो क्या एनआरआई नहीं कहलाएंगे. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है फ्रेंड्स, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाएगा वो एनआरआई नहीं कहलाएगा. पर्सन हु आर अब्रॉड ऑन शॉर्ट विजिट टू रिलेटिव्स, बिजनेस ट्रिप, ट्रेनिंग, पिलग्रिमेज वगैरह. जैसे मान लो होता है कोई चार धाम की यात्रा करने जाता है इसको, तो इस तरह ही अगर मान लो आप बाहर विदेशों में कोई चार धाम यात्रा चले जाओ, आप चार धाम यात्रा नहीं मीन्स कोई पिलग्रिमेज स्टे जगह, कोई जैसे श्रीलंका चले जाते हैं कई लोग देखने के लिए कि वहाँ पे जो है रावण का था, ये नहीं, इस तरह करके होता है ना, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही है वो जगह जहाँ राम सेतु और वो सब बना है, तो वो उधर चले जाते हैं. तो इसी तरह से अगर आप बिजनेस ट्रिप्स के लिए जा रहे हो या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो या कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हो, तो वो एनआरआई नहीं कहलाएगा. इंडियन नेशनल्स रिसाइडिंग इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट ओपन अकाउंट्स विदाउट आरबीआई अप्रूवल्स. इंडियन रेसिडेंट्स तो अलाउड कर दिए उसने कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर आएंगे तो पहले आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है. ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया लीव्स इंडिया फॉर नेपाल और भूटान फॉर टेकिंग अ एम्प्लॉयमेंट और फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस और वोकेशन इंडिकेटिंग नॉट बी डेजिग्नेटेड एज एनआरआई. देखो एनआरओ, जो नेपाल और भूटान में अगर आप कोई बंदा जा रहा है नौकरी करने या कुछ, तो उसको एनआरआई नहीं मानेंगे और उसका जो अकाउंट होगा वो सिंपल ऐसे ही रहने देंगे. क्योंकि देखो वहाँ क्या है कि नेपाल और भूटान में अगर आप रुपए भी देंगे ना, वहाँ पे पैसे देंगे अगर आप खर्च करने के लिए, तो वो ले लेंगे, वो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है. तो इसलिए उनका जो अकाउंट होगा, अगर मान लो यहाँ पे किसी ने सेविंग अकाउंट खोल रखा है और वो नेपाल चला गया इंडेफिनिट टाइम के लिए, तो उसका अकाउंट टाइप नहीं चेंज करेंगे, एनआरओ नहीं बनाएंगे उसको, सिंपल ऐसा ही रहने देंगे अकाउंट. ठीक है, ब्रांचेस में ओपन एंड मेंटेन एनआरई एफसीएनआर अकाउंट ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल भूटान ऑफ सिटीजन प्रोवाइडेड विद द फंड्स इंटरेस्ट अर्न. देखो अगर मान लो वो कहता है कि मेरा एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट खोल दो, तो आप खोल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, जो कि नेपाल और भूटान में रहने वाला है या नेपाल भूटान से आया हुआ है. ठीक है, वैसे नेपाल भूटान वालों को मेनली सिंपल भी अकाउंट खोल दो तो काम चल जाता है, क्योंकि उन अगर मान लो वो ये इंडियन रुपी भी लेके नेपाल भूटान जाएंगे तो अभी काम चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, वहाँ पे भी हमारा पैसा चलता है. ब्रांचेस में ओपन एंड मेंटेन रुपी अकाउंट्स फॉर अ पर्सन रेसिडेंट इन नेपाल भूटान. नेपाल भूटान में भी हमारी ब्रांचेज हैं जहाँ की इंडियन रुपी में अकाउंट्स चलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी फॉर एनआरआईज या फिर रेजिडेंट इन नेपाल. देखो एनआरआईज इन नेपाल आर परमिटेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया प्रोवाइडेड द फंड फॉर द पर्पज आर रिमिटेड इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स. देखो अगर कोई नेपाल से कोई एनआरआई आ रहा है या फिर कोई और भी है, तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता है. लेकिन वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए. सच इन्वेस्टमेंट विल आइदर
बी ऑन रिपार्टीशन और नॉन रिपार्टीशन बेसिस। वो रिपार्टीशन और नॉन रिपार्टीशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप पैसा ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो कुछ अकाउंट्स होते हैं जिनमें कि हम रिपार्टीशन अलाउ करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। जब हम एनआरई एनआरओ अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। मिस्टर राकेश, एन इंडियन नेशनल, takes up employment with a company in US and migrates to New York. Mr. Rakesh is a non-resident or resident? देखो इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर मान लो कोई आदमी है वो बाहर चला जाता है नौकरी करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, एनआरआई कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसकी एंड ही कम्स टू इंडिया टू विजिट हिज फैमिली इन मुंबई फॉर 1 मंथ एंड ही कंटिन्यूज टू बी अ नॉन रेजिडेंट, मतलब 1 महीने के लिए आया वो अपनी फैमिली को देखने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट ही कहलाएगा। उसके बच्चे हैं न्यूयॉर्क में, वो टेम्पररी वैकेशन स्पेंड करते हैं 1 मंथ के लिए एंड दे आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट इवन ड्यूरिंग द स्टे इन न्यूयॉर्क। बच्चे हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि टेम्पररी विजिट के लिए गए हैं ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, कोई यात्रा करने के जाते हैं, आप कोई धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा है, तो इसी तरह से अगर बाहर आप कोई पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, कोई मंदिर वगैरह विजिट करने जाते हैं, तो आप नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मान लो राकेश की पत्नी है, वो बाहर जाके रहने लगती है अपने पति के साथ में, तो वो क्या कहलाएगी, वो भी एनआरआई कहलाएगी, ठीक है। और राकेश और उनकी वाइफ दोनों इंडिया वापस आ जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, ये वर्ड ध्यान रखना कि परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो क्या होगा, वो रेसिडेंट्स कहलाएंगे। फ्रेंड्स इस एनआरआई टॉपिक के ऊपर हम केस स्टडी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक फिर वीडियो हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।